आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे लूसेंट सीरीज में। तो आज हम लोग लेके आए हैं लूसेंट का चैप्टर 3 भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हम लूसेंट का वीडियो हर रोज़ बनाते हैं। इससे पहले ज्योग्राफी का वीडियो बनाए हैं, जो कि ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करवाए हैं, इंडियन ज्योग्राफी। आगामी जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, या फिर बिहार दरोगा हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, तो लूसेंट की भूमिका कितनी होती है एग्ज़ाम में वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लूसेंट की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है वनडे एग्ज़ाम में। तो इसीलिए कि लूसेंट का वीडियो हम लेके आते हैं रेगुलर यूट्यूब पे। और लूसेंट कई लोगों को पढ़ने में परेशानी भी होते हैं। नया नया जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ने में लूसेंट थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए भी वो लोग भी आप वीडियो देख के यूट्यूब पे मेरे चैनल पे बहुत आसानी से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। आप लोग को आसानी होगा पढ़ने में भी और समझने में भी। बाकी रेगुलर बेस पे मेरा वीडियो आते रहता है यूट्यूब पे। अगर आप लोग को प्रॉपर लूसेंट पढ़ना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रेगुलर बेसिस पे ज्योग्राफी हो गया है। अगर आप लोग ज्योग्राफी का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूरा हो गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और अभी पॉलिटी स्टार्ट किए हैं, तो पॉलिटी का आज चैप्टर 3 और 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। देखिए दिया है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। कह रहा है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। ठीक है, आगे है संविधान के 42वें संशोधन। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित जो है उद्देशिका वो निम्न है। क्या है तो सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कब तो डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। आगे है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में पूछता है कभी कभी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया है अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा वहीं पे रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये 2 क्वेश्चन इसमें बनता है कि बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, या किस देश से लिया है, या किस देश के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं पे अगर पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा बताइए कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर बात प्रस्तावना की आएगी तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से, वही अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, भूलिएगा नहीं इसको। चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या थी। तो देखिए पहला है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बताइए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम प्रूव कर देंगे कि लूसेंट से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में किसी भी बुक से नहीं पूछा जाता है। हम आपको बराबर बताते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है। तो देख लीजिए छोटा क्वेश्चन ही है लेकिन पूछा जाता है और पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। पूछेगा कि संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, तो संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। आगे प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग
नहीं माना जाता है। प्रस्तावना जो है संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। आगे है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत जो है वो भारत के लोग ही है। ये भी पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना के अनुसार जो है संविधान के अधीन समस्त पूछेगा कि संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु किसे माना गया है, यह समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको भारत के लोग। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत कौन है, तो भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। ये जो दिया हुआ है कि प्रस्तावना में लिखित शब्द जो है यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, तो भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का क्या है, उद्घोष करते हैं। आगे है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना को जो है आप न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और यह निर्णय कब लिया गया था, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में यह घोषित किया गया था कि प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये निर्णय लिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे फिर हुआ बेरुवाड़ी यूनियनवाद। देख लीजिए यहाँ पे बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में होता है। बेरुवाड़ी यूनियनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। याद रखिएगा कि बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगा वहां पे प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। आगे है, बेरुवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बात में बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। ये हो जाएगा बेरुवाड़ी बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। बेरुवाड़ी बाद में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाएगा और विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन वही पे क्वेश्चन बनता है सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस बात में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। तो ये हो जाएगा आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का ढांचा माना। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत जो है दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद में। बहुत बार पूछा है ये, केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। संसद जो है संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद जैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का क्या होगा, विस्तार और मजबूतीकरण होगा। वैसे उसमें क्या कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है। आगे है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। पूछता है ना कि बताइए 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था 1976 में, तो इसमें जो है समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पूछ देता है कभी कभी, याद रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का न्याय नोट करिएगा, 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जो है न्याय की व्यवस्था 3 प्रकार की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता पूछे तो स्वतंत्रता हो जाएगा 5 प्रकार की। कौन कौन सा? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एवं 2 प्रकार की समानता हो जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। अब इसमें याद रखिएगा आप लोग कि प्रस्तावना में जो है अगर न्याय पूछेगा कि कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय पूछेगा तो 3 प्रकार, स्वतंत्रता पूछेगा तो 5 प्रकार, और समानता पूछेगा तो 2 प्रकार। न्याय 3 प्रकार का कौन कौन सा है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और वही पूछेगा कि स्वतंत्रता 5 प्रकार का कौन कौन सा है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। और पूछेगा समानता 2 प्रकार की कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको प्रतिष्ठा एवं अवसर का। आगे देखिए, आगे है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यहाँ देखिए, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सही बात है, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बनता है और पूछा गया क्वेश्चन, बीपीएससी में भी पूछा गया है कि भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का जो संविधान है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ये याद रखिएगा। नोट में देखिए क्या है, तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस की देन है। ये भी पूछता है कि बताइए लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो देन है वो फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किसकी देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है और फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, हर क्वेश्चन हम बताएंगे, देख लीजिएगा आप लोग कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस। अगर आप लोग उल्टा के देखते हैं तो आप लोग को लगेगा कि नहीं, हर एक क्वेश्चन लुसेंट में आपको छांट के ही दिया गया क्वेश्चन है। सारा चीज़ जो भी फैक्ट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूछेगा कि सर्वोच्च क्या है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। आगे है भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार जो है किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में क्या पड़ा? गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का जो है प्रयोग कभी भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो चैप्टर 3 यहीं तक था। चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। अब चलिए हम लोग चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं और हम लोग अब चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। देखिए, छोटा छोटा चैप्टर था इसीलिए आज हम लोग 2 चैप्टर ले लिए हैं। तो चलिए दूसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो चौथा चैप्टर है ये भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है तब हम लोग वो पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण निम्न देशों के संविधान की सहायता से ली गई है। हम लोग को पता है कि भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता लिया गया है। तो पहला देखिए, पहला है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ते, वहाँ से क्या सब लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे पहले प्रस्तावना लिया गया है, उसके बाद मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, फिर है न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि,
एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, ये सारे चीज़ लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे कि अमेरिका से क्या सब लिया गया है, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन बनता है न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा भी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब दूसरा है ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। उसके बाद विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता भी लिया गया है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे है विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसको ध्यान रखिएगा। आगे है आयरलैंड के संविधान से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत बार पूछता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व। आगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये भी पूछता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। आगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये भी लिया गया कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से। ये आयरलैंड को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या सब लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया, जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि प्रस्तावना लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आगे है समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जो है, ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ध्यान रखिएगा। आगे है जर्मनी। देखिए तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कभी कभी कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आगे इंपॉर्टेंट है ये कनाडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघात्मक विशेषता, ये बहुत बार पूछता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये दोनों याद रखिएगा कि संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये दोनों कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। फिर से देखिए, संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये भी पूछता है, ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो है, ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो कनाडा याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। आगे है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे है
रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। आगे है जापान, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आगे है फ्रांस, जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नोट में क्या है, लास्ट पेज है। देखिए, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। पूछेगा कि भारतीय शासन अधिनियम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, तो 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो सबसे लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। तो आज हम लोग ने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 डिस्कस किया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में लुसेंट सीरीज में, और मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट्स भी करते रहिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।